नमस्कार। आज हमारे गेस्ट हैं मोतीलाल ओसवाल की टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च हेड चंदन तापरिया जी। चलिए तो फाइनेंशियल इनसाइट्स का सफ़र शुरू करते हैं। कि कोई मेरा नाम ले उसका काम हो जाए। सबसे यही आग्रह करूंगा, SIP जरूर करें। एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट होता है मार्केट पे। देखिए, ये आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक है। देश का कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं रहा है जिसमें मैंने लिखा नहीं। क्या एक ग्वालियर जैसे छोटे शहर का भी बड़ा एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकता है? याद रखिए, बाजार में बड़ा पैसा बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, विजन, करेज और पैशन। शेयर मार्केट ऐसा है जहां पर यदि आप सही तरीके से निवेश करें तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। ग्वालियर में एम मनी से बेहतर कोई हो नहीं सकता। एम मनी मोतीलाल ओसवाल के बिजनेस पार्टनर है ग्वालियर में। किशन जी के बारे में बताना चाहता हूँ, मैंने इनसे ज़्यादा जज्बे वाला इंसान नहीं देखा है। सारे इन्वेस्टर्स की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, ग्वालियर की जनता की तरफ से आपको वेलकम और बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में। हम बहुत ही एक्साइटेड और लकी हैं कि हमारा पहला पॉडकास्ट इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट के साथ हो रहा है। हमारे साथ हैं मिस्टर चंदन तापरिया सर। चंदन तापरिया सर को वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें हर रोज़ किसी न किसी बिजनेस न्यूज़ चैनल पे देखते हैं। आपकी स्किल ने और आपकी जो डेटा एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस स्किल से बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने बहुत फ़ायदा उठाया है। आपके अगर मैं देख रहा था आपके अगर क्वालिफिकेशन और डिग्री की बात करूँगा तो मुझे लगता है 10-15 मिनट उस पर ही बोलना पड़ेगा। आपने अभी तक 10 डिग्रियाँ करी हैं और ये आपकी ग्वालियर में सेकेंड विजिट है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो कल के मेगा इन्वेस्टर मीट में नहीं आ पाएंगे तो उनका हम मुझसे रिक्वेस्ट था और भी ग्वालियर के दूसरे लोगों का इन्वेस्टर्स का रिक्वेस्ट था कि कुछ ऐसा पॉडकास्ट जैसा सेशन भी होना चाहिए जिससे हम कुछ आपसे मार्केट से रिलेटेड और आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर्ड की बात है कि आपने हमें टाइम दिया। तो इस पॉडकास्ट में हमें बहुत सारी चंदन सर की जर्नी के बारे में जानकारी मिलेगी और हम सीखेंगे कि कैसे मार्केट को अप्रोच करना है, जहाँ कैसे हम मार्केट से पैसा बना सकते हैं। अगर मार्केट में कोई इस तरीके का सेलिंग प्रेशर होता है तो हमें वहाँ कैसे रिएक्ट करना है। जैसे करंट सिचुएशन में देखा जाए तो मार्केट अपर लेवल से निफ्टी लगभग 12 से 14% करेक्ट हुआ है। इसी तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप अपर लेवल से 20% तक गिरे हैं। तो ऐसे ये टाइम क्या टाइम है, यहाँ इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए? ये बड़े किसी गिरावट का संकेत है या यहाँ पे कुछ एक पोजीशन बाय करना चाहिए? सारी चीज़ें हम चंदन सर से जानेंगे। ये ग्वालियर में सर का फर्स्ट पॉडकास्ट है। वैसे कल सर का एक बड़ा मेगा इवेंट निवेश का महाकुंभ भी ग्वालियर में शेड्यूल है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका हमारे पास रिक्वेस्ट आया कि हम सर को नहीं सुन पाएंगे, कुछ हमारे जो क्वेश्चन है वो सर तक कैसे पहुँचे, तो उसके लिए मैंने ये चंदन सर से रिक्वेस्ट किया और सर को थैंक यू बोलूँगा। सर ने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करना चाहूँगा। सर, मैं मार्केट के बारे में कुछ भी पूछने से पहले सबसे पहले जैसे मैं जब आपको एयरपोर्ट से लेके आ रहा था, कुछ आपसे हमारी बात हुई तो बहुत सारा ऐसा लगा जो इंस्पिरेशनल है, जो मेरे लिए तो है ही और बाकी के इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मार्केट का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। सर, जैसे आपने बताया कि आप एक राजस्थान के एक छोटे से गांव से आए और छोटे से गांव से आके एक आपने सफ़र तय किया जहां आप दलाल स्ट्रीट और शेयर मार्केट की इन गलियों में इस तरीके का मुकाम हासिल किया, जहां हम लगभग हर रोज़ आपको किसी न किसी बिजनेस चैनल्स पे देखते हैं। आप लगातार कहीं ना कहीं कि आपका आर्टिकल प्रकाशित हो रहा होता है। आपकी जर्नी बड़ी इंस्पिरेशनल है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपने कैसे शुरुआत करी, आप कैसे शेयर मार्केट तक पहुँचे? बहुत बहुत धन्यवाद एक खूबसूरत शहर ग्वालियर में मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपके सभी दर्शकों का तहे दिल से साधुवाद और किशन जी तोमर, आपका मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं जो मेरे को अपने अनुभव को साझा करने के लिए आपने यहाँ पे बुलाया है। थैंक यू सर। आप जब ज़िंदगी के सफ़र की बात करते हैं तो मैं तो ये बोलूँगा क्या बेहतर सफ़र रहा है। पीछे मुड़ के जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हर एक दिन अपने आप को बेहतर करने के लिए लगा था। कहते हैं ना, इंसान यदि हर दिन 1% बेटर हो जाता है तो एक साल में वो 365% बेटर हो जाता है और मैं ये लगातार सफ़र 15-20 सालों से चल रहा है। ग्रेट सर। मेरे गांव की बात करें तो मुझे याद है बचपन में लोग बोला करते थे
कि मेरे गांव के पॉपुलेशन से ज़्यादा तो मेरे ट्विटर लिंक्डइन के फॉलोअर्स हुआ करते हैं। अरे वाह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा 10th हिंदी मीडियम नहीं, मारवाड़ी मीडियम था। अरे वाह। और 12th के लिए मुझे पास के एक कस्बे में 17 किलोमीटर ट्रेवल करके जाना पड़ता था। फाइनल तक तो मालूम ही नहीं था कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग डॉट्स। आप लोग आज मुझे टीवी में देखते हैं, समाचार पत्रों में मेरे व्यू प्रकाशित होते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये सब सफ़र में 3-4 साल का था तब स्टार्ट कर दिया है। मुझे आज भी याद है जब पुरानी बातों में जाता हूँ, मैं 3-4 साल का एक छोटा सा बच्चा स्टेज पे खड़ा होकर ड्रामा या कुछ एक्टिविटी कर रहा था। उस टाइम नहीं मालूम था कि ये सफ़र बहुत दूर है, बट ये मालूम था कुछ ना कुछ तो अचीव करना है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़िंदगी में या तो शुरुआती कुछ साल मेहनत कर लो और पूरी ज़िंदगी आनंद करो, और या पहले शुरुआती आनंद कर लो, पूरी ज़िंदगी मेहनत करना पड़ेगा। और मैं मान रहा हूँ कि आप इंसान के बनाए सबसे बड़ा तोहफा हो, और आप यदि सर्वश्रेष्ठ नहीं हो तो मेरे हिसाब से आप मुझे डिजर्व नहीं करते हो। मेरा एक ही इंस्पिरेशन रहा है कि मैं कैसे अपने घर वालों को गौरवान्वित महसूस कराऊं। आप मुझे बताते हो या पूछते हो कि सर आप एनर्जेटिक कैसे रहते हो, मेरा एक ही उद्देश्य है कि कोई मेरा नाम ले, उसका काम हो जाए, और आई थिंक तभी मेरा लाइफ है वो सक्सेसफुल होगा। 3-4 चीज़ों की बातें मैं बताना चाहूँगा। मैं बचपन में सोचा करता था कम से कम 1 डज़न डिग्री होनी चाहिए। मेरा मानना है कि सोचना भी बहुत बड़ी बात है, और अभी लगभग मेरे पास में 10 डिग्री है। वाओ, ग्रेट सर। भारत के लगभग 70-80-20 स्कूल में मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ। आई थिंक देश का कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं रहा है जिसमें मैंने लिखा नहीं। आपका आर्टिकल नहीं आया, राइट। शुरू में मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, न्यूज़पेपर बांटता था। लोग पढ़े नहीं पढ़े, मैं उसको पढ़ता था, और सपना एक दिल में था कि मेरे को लिखना है ताकि लोग मेरा लिखा हुआ पढ़े। मैं आपको बताऊं, मैं एक न्यूज़पेपर प्रिंट करता था जब मैं 12th के बाद में था। वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते एक दिन ख्याल आया कि मेरे खबरें लोग पढ़ेंगे, मैं तो अभी लोगों की खबरें लिख रहा हूँ। तो काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है। मेरे पिछले सालों का हर दिन अपने आप को इंस्पायर किया है। मैं बोलता हूँ आपको किसी से compete नहीं करना, आपको अपने आप से compete करना है, आपको हमेशा अपने से बेहतर बनना है, इसी का प्रयास करो। आई थिंक दुनिया में ऐसा कोई मुकाम नहीं होगा जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। सर आज से पहले मैंने आपका एक टेक्निकल और मार्केट एक्सपर्ट वाला व्यक्तित्व देखा था, लेकिन आज जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया तो आपका एक मोटिवेशनल गुरु वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, जो बड़ा ही इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है मेरे साथ साथ बहुत सारे व्यूअर्स को भी इंस्पायर करेगा। सर अगला क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, अगर कोई नया इन्वेस्टर शेयर मार्केट में एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए फर्स्ट 3 स्टेप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो काफ़ी सही सवाल है, और मेरे हिसाब से याद रखें, पैसा बनाना दुनिया की सबसे कठिन काम है, और पैसा इजी नहीं बनता है। बट शेयर मार्केट ऐसा है जहाँ पर यदि आप सही तरीके से निवेश करें तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। राइट। तो इसके लिए प्रोसेस एंड स्टेप्स बहुत जरूरी है। यदि आप निवेशक हो और नए निवेशक हो तो पहले तो ये सोचो कि आपका लाइफ का गोल क्या है। क्योंकि देखिए बिना गोल लाइफ एक सुनसान जंगल की तरह, आपको नहीं मालूम कौन सी दिशा में जाना है। पहले उद्देश्य बनाना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना कि बिना गूगल मैप के आप कहीं जा रहे हो तो आपको नहीं मालूम कहाँ पे फंस जाओगे। तो सबसे पहले तो आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा कि मेरा क्या रोड मैप है, मेरा लाइफ का उद्देश्य क्या है। और जब आप उद्देश्य की बात कर रहे हो, आपने जो पिछला सवाल बोला था उसका मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ इंसान को अपना नाम सार्थक करना चाहिए। मेरा नाम चंदन है और मेरा एक ही विजन स्टेटमेंट है, टू स्प्रेड द फ्रेग्रेंस ऑफ नॉलेज एंड हैप्पीनेस। जहां जाए दुनिया में आपको खुशी और नॉलेज का ज्ञान फैलाना है। यदि मैं वो कर पा रहा हूँ और मेरी वजह से जहां जाऊं 2-5 लोग भी यदि उससे इंस्पायर हो जाए तो मेरा मानना है वहां जाना मेरा सफल। अब आप स्टेप्स की बात करें तो पहले ध्यान रखें, गोल बनाएं, उसके बाद में उतना पैसा डालें जितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। और कहीं ना कहीं आपको एक फॉर्मेट मालूम करना पड़ेगा कि क्या मैं 2 महीने के लिए निवेश कर रहा हूँ, 2 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ, या फिर 5 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ। कभी भी अनरियलिस्टिक रिटर्न की बात नहीं करें, रियलिस्टिक रिटर्न की बात करें, क्योंकि लाइफ में कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नए निवेशक को मैं ये बोलना चाहूँगा, हर कोई ROI की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बट उससे पहले ROI की बात करें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मिटिगेटिंग रिस्क इज इंपॉर्टेंट इन मार्केट रेदर देन फाइंडिंग आउट द रिटर्न। तो ये कुछ चीजें आपके जहन में रखें। आई थिंक इन प्रोसेस के साथ आप बढ़ोगे तो शेयर बाजार आपके सपनों की उड़ान को पूरी करने में बिल्कुल आपको सहयोग देगा। बहुत बहुत सही है सर। मैं पिछले 10-12 साल से क्लाइंट फेसिंग रोल में रहा हूँ। मैंने बहुत सारे डीमेट अकाउंट खोले हैं। मैंने अभी तक अपने करियर में मोर देन 4000 डीमेट अकाउंट खोले हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे आपने बताया कि क्या क्या ज़रूरी है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए।
लेकिन मैं ये देखता हूँ कि 90% लोगों का गोल होता है कि बस उन्होंने डीमेट अकाउंट खुलवाया, किसी व्हाट्सअप ग्रुप में या किसी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुए और टिप्स आना चालू हुआ, या जो अभी इंदौर बेस्ड कुछ कंपनियों से टिप्स आना चालू हुआ और वो इन्वेस्टिंग चालू करते हैं, इसलिए उनका जो इनिशियल फेस होता है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो कैसे करना चाहिए? देखिए, भारत में अभी भी इक्विटी मार्केट के प्रति अनुभव लोगों को उतना नहीं है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो कोविड के बाद काफी डीमेट अकाउंट खुले और अभी हमारे देश में लगभग 17 करोड़ डीमेट अकाउंट है, जो कि पूरी जनसंख्या का लगभग 11-12% है। और यूजुअली किसी भी डेवलपिंग कंट्री में 50-55% डीमेट अकाउंट होते हैं। दूसरा, पूरे देश की जो जितनी सेविंग्स है, हाउस होल्ड इनकम, उसका ओनली 5.5-6% इक्विटी मार्केट में जा रहा है। तो छोटी छोटी जगह के लोगों को बाजार के प्रति ज्यादा अनुभव नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। इसके लिए जिनको जो जानकारी मिल जाती है वो यही प्रयास करते हैं क्या पता कुछ मुनाफा बन जाए। देखिए, शेयर मार्केट आपकी इनकम को बढ़ाने का तरीका है, बड़ा रिस्क है वहां पे। और आजकल छोटी छोटी जगह में लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हैबिट चेंज हो रही है, तो हर कोई एक्स्ट्रा इनकम की बातें करता है। तो लोगों को जब अच्छे लोगों से जानकारी नहीं मिल जाती है तो कुछ लोग हैं वो आधी जानकारी देके उन लोगों को लोभ लुभावन बातें करके उनको अपने तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मेरी सबसे यही सलाह है कि आपका हर कमाया हुआ एक एक पैसा अमूल्य है, हर पैसे को सोच समझ कर निवेश करें। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा, इवन हम मोतीलाल ओसवाल में बोलते हैं, टिप्स पे नहीं भरोसा करें, सॉलिड एडवाइस पे भरोसा करें। तो जो भी ट्रस्टेड पार्टनर है उनसे काम करें। टिप्स से नहीं होता, रियल में पैसा नॉलेज से बनता है। याद रखिए, बोरोड नॉलेज से पैसा बनता ना तो लोग रातों रात मकान बना लेते। पैसा तो नॉलेज से बनता है, धीरे धीरे बनता है, बट धीरे धीरे बड़ा बनता है। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक क्वेश्चन और है सर, जैसे मेरे तो जहन में आता ही है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से भी सुना है कि जिन लोगों का नाम सुनते हैं जिन्हें बड़ा वेल्थ क्रिएट किया, जिसमें मिस्टर दबानी सर हों या फिर रामदेव अग्रवाल सर हों और भी बड़े बड़े नाम, तो उनने जब जर्नी स्टार्ट किया था तब मार्केट बहुत इनिशियल फेज पे था। तो तब से लेके अभी तक तो जो वेल्थ बना है, आपको अपॉर्चुनिटी वाइज कैसा लगता है? यहाँ से पोटेंशियल है कि उतना ही वेल्थ, अगर मैं यहाँ से 30 साल सोचूं तो उतना वेल्थ बनाने का पोटेंशियल है मार्केट में? देखिए, याद रखें, सबसे पहले तो अपने आप को भाग्यशाली समझे क्योंकि आप भारत में पैदा हुए हो। भारत में जन्म लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अहम चीज है। क्योंकि आप आसपास के देश को देखोगे ना, वहां पे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की कंडीशन सोचो, ग्रोथ की बात सोचो, वहां पे तो आप अपने आप को बचा पाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। और भारत की बात करें, भले हल्का फुल्का स्लो डाउन है, फिर भी हम कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर की बात करें तो याद रखें, बड़े इन्वेस्टर ने बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है। राइट सर। मैं रामदेव जी से काफ़ी बार मिला हूँ, जितने भी बड़े इन्वेस्टर उनसे काफ़ी बार मिला हूँ। सब में एक अलग लेवल का डिसिप्लिन है, अलग लेवल का फोकस अप्रोच है, अलग लेवल का विजन है। याद रखिए, बाजार में बड़ा पैसा बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, विजन, करेज और पेशेंस। सबसे पहले अपने आप को अंदर से झांकिए कि आपके पास 3 चीज है। अब हम बात करें कि क्या 30 साल पहले उन्होंने निवेश किया तब पैसा बना लिया, अब 30 साल आगे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। मैं तो मानता हूँ अगले 30 साल और इजी पैसा बन सकता है। याद रखिए, यू कैन नॉट बी इन द पास्ट, यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट, एंड बेटर प्रेजेंट विल मेक द बेटर फ्यूचर। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन इन लाइफ। मैं यदि शिकायत करने लगूं कि यार मैं अंबानी के घर पैदा होता, या मैं आज से 10 साल पहले मेरे को कोई मार्केट बताया होता, अब शिकायत नहीं कर सकते हो। आप जहां से शुरुआत करते हो वहीं सफर होता है और वहीं से आपको मंजिल हासिल करनी होती है। सर, एक क्वेश्चन और इसी से मिलता जुलता पूछना चाहूँगा। जैसे जितने भी जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, वो ज़्यादातर जिनके नाम अभी नॉन है, वो मुंबई बेस है। तो इसके पीछे कुछ रीजन है क्या? एक ग्वालियर जैसे छोटे शहर का भी बड़ा एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकता है, बड़ा वेल्थ बनाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल बन सकता है, बट मैं खुद मुंबई से हूँ तो मुंबई की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। मैं जब भी फ्लाइट मुंबई में लैंड होती है तो अपने आप को धन्यवाद बोलता हूँ कि ऊपर वाला धन्यवाद मुझे ऐसे सपनों के शहर में लेके आया है जहाँ पे मेरे सपनों को एक नई हौसला दिया है। क्योंकि वो उस शहर की हवा ऐसी है कि आपको वहाँ पे रेस्टलेस बना लेती है। अच्छा। मैं एक कोट बताना चाहता हूँ। शाहरुख खान जी ने एक बार बोला कि लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब तक रेस्टलेस नहीं होंगे तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी। आपको अपनी औकात से ज़्यादा सोचना पड़ेगा, आपको अपनी औकात से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तभी आपके पास सफलता आएगी। बट आजकल जिस हिसाब से हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप मुंबई में हो, देश की
आर्थिक राजधानी या फिर ग्वालियर जैसे बड़े कस्बे में हो। डिपेंड ये करता है कि आप में वो जुनून है क्या, आप में वो जज्बात है क्या, आप में बड़ा बनने की चाहत है क्या, और यदि ये सब है तो एक प्रोसेस है क्या। तो ग्वालियर से भी वॉरेन बफेट बन सकते हैं, ग्वालियर से भी बड़े बड़े निवेशक बन सकते हैं, बट आप में वो पेशेंस, विजन और करेज होना चाहिए। उसके साथ में कहीं ना कहीं लर्निंग होना चाहिए। मुंबई रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से मिलते रहते हैं, थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा मिलता है क्योंकि एनवायरनमेंट फर्क पड़ता है। मैं यदि किसी को बोलूं कि एक छोटे से राजस्थान के गांव में इंग्लिश अच्छा बोलता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं होता है। गप्पे तो मारवाड़ी लगाते रहते हैं तो इंग्लिश बोलना, वहीं आप कोई बड़ी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे इजीली सीख जाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट का थोड़ा सा माहौल का फर्क पड़ता है। बाकी आजकल के डिजिटल युग में मेरे को नहीं लग रहा है कि आप छोटे से कस्बे हो या कोई बड़े महानगर में हो, सफलता का सोर्स सभी के पास उतना है। आप में खाली जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ओके सर, अगला क्वेश्चन है मेरा सर ट्रेडिंग स्टाइल को लेके, इन्वेस्टिंग स्टाइल को लेके। तो आपको क्या लगता है सर, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, जो वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली या 6 मंथली, उसमें भी पैसा बनता है, केवल लॉन्ग टर्म में ही पैसा बन सकता है? देखिए डिपेंड करता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। देखिए क्रिकेट के गेम में 3 तरह के गेम होते हैं। एक टेस्ट मैचेस, वनडे और T20। अब आप मुझे पूछोगे कौन सा अच्छा है? अच्छा हमेशा वही है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बट अगेन लॉन्ग टर्म में आप यदि 2 ओवर खाली भी निकाल देना तो फर्क नहीं पड़ता है। हम ये बोलते हैं टिके रहो, कोई बात नहीं, वेल डन, विकेट बचा के रखना है। इन्वेस्टमेंट में वही होता है, जितना लंबा गेम खेलोगे उतना पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। और याद रखें, जितना लंबा टाइम से छोटा टाइम जाओगे उतना एफर्ट ज्यादा चाहिए पैसा बनाने के लिए। यदि मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि किशन जी 10 साल के लिए मार्केट क्या लग रहा है, मैं बोला आपके पास कोई दूसरा रिप्लाई नहीं है, अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। बट जैसे जैसे 10 साल से मैं 5 साल, 2 साल, 1 साल, 10 महीने, 1 महीना, 1 वीक, 1 दिन, 1 घंटा, उतना ही आपके लिए टफ होता जाएगा और उतना ज्यादा स्किल सेट्स आपको रिक्वायर्ड होगा। तो सभी निवेशकों को और सभी ट्रेडर्स को यही सलाह है, जितना शॉर्ट टर्म जाओगे उतना आपको अपने आप को ज्यादा स्किल करना पड़ेगा। यदि आप स्किलफुल हो, उतना मेहनत करने का जज्बा है, तरीका है, और वो स्किल सेट आपने डेवलप कर लिया तो करें। अदरवाइज बड़ा पैसा तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट से बनेगा। बट ट्रेडिंग के लिए भी पैसा बनता है, बट उसके लिए आपको अपना एक अलग तरह का स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन सर मेरा एक बॉटम टॉप टू डाउन अप्रोच का है। यहाँ से कौन सा सेक्टर है जो आपको प्रॉमिसिंग लगता है, जहाँ से रिटर्न बन सकते हैं? अभी मार्केट इतना करेक्ट हुआ है तो आपका क्या राय है? देखिए मेरे को पूरा भारत का सेक्टर अच्छा लग रहा है क्योंकि अगले कुछ सालों की बात करें तो नो वन कैन बेट अगेंस्ट द इंडिया। भले हम पिछले 4-5 महीने से करेक्टिव मूड में आए हैं क्योंकि 4 साल की बड़ी रफ्तार भी हमें यहाँ पे देखी है, बट अगेन कहीं ना कहीं इस बजट की बात करें तो इस बजट में पूरा थीम कैपेक्स से कंजम्पशन की तरफ चला गया था और कहीं ना कहीं लोगों की हैबिट चेंज हुई है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस रिलेटेड कंपनीज पे फोकस रहेगा, चाहे होटल हो, QSR हो, या फिर आपका एंटरटेनमेंट हो या एयरलाइंस हो, इससे रिलेटेड सेक्टर पे ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा देश में डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ती जा रही है तो कुछ चुनिंदा कैपिटल मार्केट थीम पे फोकस करना चाहिए। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रही है और RBI रेट कट होगा तो थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स पे फोकस करना चाहिए, तो फाइनेंशियल सेक्टर पे आपको भरोसा रखना चाहिए। तो अगेन न्यू जेन बिजनेस, इवन डिलीवरी बिजनेस, इन सारे बिजनेस पे ध्यान रखें। मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ये सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, पर यदि रिसेंट करेक्शन के बाद आप यदि बात करें तो मेरा तो ऐसा मानना है कि ये निवेश का सही मौका है। पूरे बाजार पे आपको भरोसा रखना चाहिए, बट याद रखें हो सकता है कि एक करेक्टिव मूव के बाद बाजार थोड़ा सा साइडवेज चला जाए, टाइम लगे, बट यदि आपका निवेश का नजरिया 3 महीने से 2-3 साल है तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू बी इन द इक्विटी मार्केट। ओके सर, अगला सवाल मेरा करंट मार्केट सिचुएशन को लेके। जब इस तरीके का मार्केट में बड़ा डाउनफॉल होता है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाते हैं। वो ऐसे टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे इस टाइम पे कुछ फाइनेंशियल सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आने लग जाते हैं। वो इतने नीचे के टारगेट देते हैं कि निफ्टी 12,000 भी जा सकता है, 10,000 भी जा सकता है। एक मैं अभी देख रहा था, मैं स्क्रॉल कर रहा था तो रील आया जिसपे वो 7-8 हज़ार के लेवल भी दे रहे थे। तो ऐसे में बड़ा पैनिक हो जाता है, तो पैनिक होकर वो सेल कर देते हैं। तो ऐसे लॉस से बचने के लिए आप क्या उनको राय देना चाहेंगे? देखिए आजकल तो लोग बहुत ज्ञानवान है क्योंकि सबको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत नॉलेज मिलता है, लगातार मिलता रहता है। याद रखें, हमेशा ट्रस्टेड लोगों के साथ रहें। बाजार में पैनिक में सब पैनिक की बात करते हैं और ब्रेकआउट में सब बुलिश सिनेरियो की बात करते हैं। कहीं ना कहीं रियलिस्टिक रिटर्न और रियलिस्टिक मार्केट की बात करें, कहीं ना कहीं ग्लोबल अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखना जरूरी होता है।
दूसरा ये समझे कि क्या आपका पोर्टफोलियो इंडेक्स है या आपका पोर्टफोलियो सेलेक्टिव सेक्टर पे या स्टॉक्स पे है। यदि आपने सेलेक्टिव सेक्टर लिए जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ और रिलेटिव अल्फा जनरेशन है तो वहाँ पे इंडेक्स नहीं भी चले तो आपको रिटर्न बन सकता है। बट याद रखें आप किसको फॉलो कर रहे हो, ये बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि यदि आपको इन्वेस्टमेंट में कोई इन्फ्लुएंस कर देता है जिसका खुद का इन्वेस्टमेंट का सफर नहीं तय हुआ है, आपके लिए काफी टफ होगा। क्योंकि आजकल के इस फ्री एनवायरनमेंट में कोई कुछ भी बोल सकता है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सुनना है। क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि आपको किसको सुनना है, कैसे अपने फिलोसॉफी को आगे यूज करना है। क्योंकि पैसा आपका है और जो कमाया वो भी बहुत मेहनत से कमाया है, और जिसके लिए कमाना चाहते हो उसके लिए भी आपके पूरे सपनों की जान पड़ी है। तो मेरा कुल मिला के यही बोलना रहेगा यहाँ पे कि ट्रस्टेड ब्रांड के साथ जुड़े रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें जो मार्केट में काफी टाइम से हैं। और काफी बार याद रखें सोशल मीडिया में लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी रील बना देते हैं ताकि फॉलोअरशिप मिले। क्योंकि यदि किसी को आप बोलोगे निफ्टी अभी 22,500 है और 22,400 हो जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। यदि आप 10,000 बोलोगे, 7,000 बोलोगे ना, तब जाके लोग उसको स्क्रॉल करेंगे। या फिर कोई जाके 35,000 बोलेगा तब जाके स्क्रॉल करें। तो मेरा ये मानना है कि कोई चीज देखने पहले अपना दिमाग यूज करें। क्योंकि पैसा बनाने के लिए किसी दूसरे के नॉलेज के भरोसे नहीं रह सकते हो। या तो जो इस फील्ड में काम कर रहा है उसके भरोसे रहें, या अपना खुद का नॉलेज बिल्ड करें, और या कुछ भी करें थोड़ा थोड़ा चले। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब भी हम एक तालाब में उतरने की ट्राई करते हैं, कोई भी इंसान दोनों पैर एक साथ नहीं डालता है, एक पैर डालता है, धीरे धीरे उसकी तह को मालूम करता है और उसके बाद वहां पर डुबकी लगाने का तैयारी करते हैं। सर अगला क्वेश्चन मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स की तरफ से है, क्योंकि ज़्यादातर कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बहुत सारे आज जो सो कॉल्ड फिन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जिनका ये वीडियो दिखता है कि देखो मैंने आज इतना कमा लिया, ये मेरे स्टूडेंट है इन्हें देखो इतना कमाया, सभी अपने स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनसे भी हो जाते हैं, तो और उनकी बातों में आगे बहुत सारे लोगों ने बड़ा लॉस भी किया है। बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए फ्रॉड भी हो गए हैं। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि अगर कोई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर किसी को अप्रोच करता है कि मैं आपको ऐसे ट्रेड करवाऊंगा, इतना फ़ायदा दिलवाऊंगा, तो ये जो इन्वेस्टर है उसको जो इन्फ्लुएंसर है उससे उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में पूछना चाहिए कि आप मुझे इतना एडवाइस कर रहे हो, आपने कितना कमाया, क्या ये हिम्मत करना चाहिए इन्वेस्टर को? देखिए ध्यान रखिए, जब भी निवेश करें एक मूल मंत्र को ध्यान रखें, सोच समझ निवेश करें। और अभी काफी दिनों से रेगुलेटर्स जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर है उन पे शिकंजा कस रहे हैं। देखिए यदि आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो ट्रेनिंग के बिजनेस में रहें, यदि आप एडवाइजरी कर रहे हो तो एडवाइजरी करें। आप ट्रेनिंग को बिजनेस बना के एडवाइजरी नहीं कर सकते हो या वाइस वर्सा नहीं कर सकते। दूसरा, हर लोगों के अपने अपने अलग एजेंडे होते हैं, अलग अलग स्किल सेट्स होती है, बट निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि किसको फॉलो करे किसको फॉलो नहीं करे। दूसरा, यदि आपको किसी से जानकारी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, बट निवेश करने से पहले आप 7 बार समझे सोचे तभी निवेश करें। बट हमारे देश में ऐसी हालत है, जितने भी यंग इन्वेस्टर्स हैं वो फटाफट इन्फ्लुएंस होके और कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक रिटर्न के झांसे में इन सब लोगों को फॉलो कर लेते हैं। तो सलाह यही रहेगा कि ट्रस्टेड नेम को फॉलो करें। कुछ भी निवेश करने से पहले सोचें, उसके रिस्क रिवॉर्ड और बाकी दूसरे तुलनात्मक अध्ययन करें। अदरवाइज आप यदि मुझे बोलना चाहें तो मैं ऐसा मानता हूं कि हर तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। आपको ये समझना कि आपकी स्टाइल के लिए कौन सा सूट करता है, उस हिसाब से उसको आप फॉलो करना चाहिए। साथ ही जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर है, काफी मेरे दोस्त लोग भी हैं, काफी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। सभी लोगों से ये निवेदन रहेगा कि हर आदमी का एक मोरल ड्यूटी है कि आप निवेशकों को जागरूक करें, न कि उनको आप इंस्पायर करें या इन्फ्लुएंस करें पैसा बनाने के लिए फटाफट। राइट। क्योंकि देखिए पैसा बनाना हर एक आदमी चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, बट उस पैसा बनाने के लिए कितना रिस्क बेयर करना है वो इम्पोर्टेंट है। हम डेरिवेटिव्स की बात करें और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें तो हम एक चीज को फॉलो करते हैं, शार्प रेशियो, यानी कि आपको रिटर्न कितना % रिस्क बेयर करने के साथ में मिला है वो इम्पोर्टेंट है। यदि मैं आपको बोलूं कि मैंने 2 लाख रुपए बनाए हैं बट वो 1 लाख पहले 0 हो गए उसके बाद बना है, या 1 लाख में जाने में 1 लाख था फिर 2 लाख बने, तो ये तो आर पार का खेल हो गया। याद रखें कितने रिस्क में रिटर्न बनना है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। राइट। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप देखोगे यदि किसी ने ट्रेड लिया है और वो यदि कम प्रीमियम में पे कर रहा है, या तो उसका पूरा पैसा चला जाएगा और या सच में फेवरेबल हो गया तो पैसा बन जाता है, तो क्या आप इतना रिस्क ले सकते हो? यदि किसी ने स्क्रीनशॉट बता दिए या फिर
क्लेम कर दिया इतना पैसा बनाए हैं, क्या कंसिस्टेंटली बना रहा है? बाजार में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, कोई भी बैट्समैन हर बॉल पे चौका छक्का नहीं मारता है। राइट। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की बात करें, भारत रत्न मिला है, बट फिर भी हर बॉल पे चौका छक्का नहीं बनाया है। राइट। इंपॉर्टेंट ये होता है जब फुल टॉस बोलो, टप बोलो, विकेट को बचा के रखो, बट जब लूज बोलो तो वो सीधी सीमा रेखा के पार जानी चाहिए। राइट। तो निवेश और ट्रेड दोनों में इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। आप भले नेट प्रैक्टिस कर लो, किसी को फॉलो कर लो, बट करो वही जो आप अपनी स्किल सेट से डेवलप कर सको। बॉल को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। right? बिल्कुल, बॉल को और पिच को दोनों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मान लीजिए मैं नेट प्रैक्टिस किया था शॉर्ट पिच बॉल का, और मालूम चला बॉल आ रही है ऑफ में, तो मैं जो प्रैक्टिस किया वो काम नहीं करेगा। जैसा पिच है मेरे को वैसा खेलना पड़ेगा। इसके लिए मुझे बार बार अपने आप को शार्पन करना पड़ेगा। बाजार में यही एक तरीका है जो आपको एक अलग ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। राइट। सर, जो फ्यूचर ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं वो उनके लिए मैं ये प्रोबेबिलिटी जानना चाहता हूँ कि ज़्यादा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी किस साइड होती है, जो ऑप्शन बायर है उसके लिए या फिर जो ऑप्शन राइटर है उसके लिए? देखिए, डेरिवेटिव्स की बात करें तो कहते हैं डेरिवेटिव्स इज जीरो सम गेम। हाँ। ऑप्शन बायर हैज प्रोबेबिलिटी टू मेक मनी बाय 33% टाइम, सेलर्स हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी बाय 67% टाइम। एक महीने में 22 दिन है ना, 5-6 दिन से ज्यादा ऑप्शन बायर पैसे नहीं बना सकता है। बट आपको उसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन से 5-6 दिन है जहां पे ट्रेंडिंग मार्केट है। हर दिन यदि आप ऑप्शन बाय करते हो, उसका मतलब ये है कि 67% टाइम वी आर डोनेटिंग योर मनी टू द ऑप्शन सेलर फ्रेंड्स। यदि आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आपकी प्रोबेबिलिटी 67% है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप ही पैसा बनाएंगे, क्योंकि कभी लगा तो बड़ा लग जाता है। उस कंडीशन में आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। तो ऑप्शन बायर के लिए विन विन सिचुएशन ये है कि लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, बट प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी कम है और थीटा डीके की बड़ी मार है। ऑप्शन राइटर के लिए अच्छी चीज ये है कि उनको प्रोबेबिलिटी फेवर में है, बट अगेन रिस्क रिवॉर्ड उनको फेवर में नहीं है। तो यदि ऑप्शन राइटर रिस्क मैनेज कर पाए तो मेरे हिसाब से उससे ज्यादा कोई पैसे बना नहीं सकता है। ऑप्शन बायर यदि प्रोबेबिलिटी के साथ में लिमिटेड टाइम में काम करें तो उसको पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाती है। और या दोनों को कंबाइन करके ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना लो कि आप ऑप्शन बायर भी बनो, ऑप्शन सेलर भी बनो। उसमें आपको कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा और कहीं ना कहीं आप एक रियलिस्टिक रिस्क और रिटर्न का तालमेल बिठा के मार्केट में काम कर सकते हो कंसिस्टेंट। यदि आप ऑप्शन बायर और सेलर को कंबाइन करें तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना सकते हो। जब भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आपको लिमिटेड रिस्क में एक लिमिटेड फेयर अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है, बट साथ में कंसिस्टेंसी पे फोकस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बाइंग, सेलिंग और स्ट्रेटेजी तीनों पे ध्यान रखें। जितना आप स्पेकुलेशन की ट्राई करेंगे उतना ही बाजार में टफ होता जाता है पैसा बनाना। राइट सर। सर, अगला क्वेश्चन मेरा आपकी पर्सनल जर्नी को लेके है। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करते हैं, आप दिन में 2 या 3 बिजनेस चैनल्स पे दिख जाते हैं, आपके आर्टिकल भी आ रहे होते हैं, आप बुक भी लिख रहे होते हैं, वीकेंड में आप ट्रेवल भी रेगुलर कर रहे होते हैं। कहीं आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, कहीं दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं। तो ये सारा कैसे आप बैलेंस करते हैं? और उसके बाद में भी आपकी जो एनर्जी है एकदम एक कोई भी आपके चेहरे पे थकान नहीं दिखती, तो इसके पीछे क्या राज है सर? एनर्जी के पीछे क्या सीक्रेट है, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, पहला तो अपने लाइफ में गोल क्लियर होने चाहिए। काफ़ी लोग मेरा इंट्रो पूछते हैं और मैं हमेशा ये जवाब देता हूँ कि मुझे इतना मेहनत करना है ताकि मुझे अपना इंट्रो देने की जरूरत नहीं पड़े। आई नीड टू वर्क हार्ड सो दैट आई नो नीड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। राइट। एनर्जी की बात करें, शायद बाजार के लिए एक जुनून है, एक जज्बा है, वो एक रीजन है कि एनर्जी देता है। मेरा ऐसा मानना है कि राइट इकोसिस्टम आपको चाहिए। बीच में आपको ध्यान में होगा कि लोग काफी बेस्ट चल रही थी कि लाइफ को बैलेंस कैसे बनाए, कितने आवर्स काम करने चाहिए, वीकेंड पे क्या करना चाहिए। मेरा मानना है यदि वीकेंड अच्छा रहे तो आपके वीकडेज अच्छे रहेंगे और वीकडेज अच्छा रहे तो वीकेंड अच्छा रहेंगे। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में अच्छा तालमेल बिताना जरूरी है। दूसरा, आप एनर्जेटिक रहने के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा टुवर्ड्स द लाइफ। आप अपने लाइफ में कभी भी नकारात्मकता को नहीं ला सकते हो। जिस दिन आपका माइंड नेगेटिविटी लाने लग गया, समझ लो आपका ग्रोथ अटक गया। और दूसरा, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि वो प्यार एक इंस्पायर करता है। मैं बोल रहा हूँ, हर स्टेज पे जो अवार्ड मिलता है वो तालियों के नहीं, चुनौतियों के लिए बचता है। और वो चुनौतियों को पूरा करने के लिए दिन रात हमें लगे रहना पड़ता है। स्टेज पे जो अवार्ड मिलता है वो तालियों के नहीं, चुनौतियों के लिए मिलता है। तो उसके लिए हमें दिन रात लगा रहना पड़ता है। एनर्जी इसलिए है क्योंकि अपने आप पे फोकस्ड है, डिसिप्लिन है, गाइडलाइंस है
और हमेशा यही उद्देश्य रहता है, लोगों का भला कैसे करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देश के लगभग 60-70-20 स्कूल में मैं विजिट कर चुका हूँ एज ए फैकल्टी। देश के 5-6 सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। लगभग 10-12 न्यूज चैनल में रेगुलर मेरा अपीयरेंस रहता है। 25-30 न्यूज़पेपर के लिए मैं लिख चुका हूँ। आपको बताऊँ, ये सपना अभी नहीं था, ये सपना 2 दशक पहले था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं स्कूल में जाता था, घर वाले मुझे डांटते थे क्योंकि नोटबुक के लास्ट के पन्नों में मैं कुछ लिखा रहता था। हर नोटबुक के मेरे 5-10 पेज ऐसे खराब हो जाते थे। शायद वो नोटबुक के पन्ने मेरी जर्नी के सफर को बना रहे थे। मैं वहां लिखता था मुझे क्या करना है। अरे वाह। याद रखिए, आपको अपने दिमाग को बार बार बोलना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हो। मैं वहां पे लिखता था MBA करना है, CMT, CFT लिखता था। अपने माइंड को बार बार मैसेज देना था कि मुझे कुछ करना है, कुछ हासिल करना है। और फिर जो लिखता था उसको 5-7 दिन बाद आगे वाले पेज पर ट्रांसफर करता था कि कुछ उसमें सुधार हुआ है या वो सेम की सेम चीजें बनी है। और ये सेम हरकत मैं आज भी करता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको यदि सच में कुछ बनना है, पहले अपने माइंड को बताइए कि वो क्या बनना चाहते हैं। ये जब तक आपका माइंड उस चीज के लिए एक्टिव नहीं होगा, तब तक आप कोई सफर तय नहीं कर सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ, आप मंजिल की शुरुआत भी नहीं कर सकते हो। उसके अलावा कहीं ना कहीं माना जाता है कि संकल्प की सिद्धि, यदि आप संकल्प लोगे तभी तो वो चीज आपको अचीव होगा। राइट। और याद रखिए, हर इंसान अपने आप में हनुमान जी है। मैं भगवान हनुमान की बात कर रहा हूँ, राम भक्त। यानी कि सब पावरफुल है, उनको खाली याद दिलाना पड़ता है कि आप में इतना पावर है कि आप संजीवनी बूटी भी उठा सकते हो। तो आपको अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेटेड रखना है, इंस्पायर रखना है, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हो। तो मेरे तो ऐसा होता है कि रास्ते चलते या तो मैं किसी के चेहरे के स्माइल बन जाता हूँ या कोई मेरे चेहरे पे स्माइल ले आता है। और वो बस वो स्माइल है, एक नई जर्नी के सफर को फ्यूल दे जाती है। और शायद यही राज है जो कहीं ना कहीं एनर्जी लेके आते हैं। और सच बताऊं, जब भी एक न्यूज़पेपर आता है, कोई ना कोई पीठ थपथपा देता है और वो थपथपाई पीठ 4 कदम और आगे बढ़ने के लिए आतुर कर जाती है। आई थिंक यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लाइनों में जिक्र करना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ व्यक्त बताना चाहता हूँ कि ये इंस्पिरेशन और एनर्जी कैसे होती है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आंच लगे उतना प्रखर निकलता है। हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब महकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तो धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों माने रहा सरल होगा। हर एक संघर्ष का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। आपको लाइफ के उद्देश्य बनाने पड़ेंगे। यदि आपके पास में उद्देश्य है तो फिर आपको संघर्ष और चुनौतियों से डर नहीं लगेगा। आप किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हो। ग्रेट सर। सर, मैं आपको पिछले 4-5 साल से जानता हूँ, आपके टच में हूँ। और ये मैंने आप में ये देखा है कि आप दिन ब दिन आपका जो नॉलेज है वो पॉजिटिव साइड में जाता है। आप डेली कुछ ना कुछ, जैसे मैं 2022 में जब आपका लास्ट टाइम ग्वालियर में सेशन था, तब वो वाला जो आपका ये जो अभी इतना हासिल कर लिया आज तक आपने, तो यहाँ से 10 साल आगे का आपका क्या गोल है? आप इसी तरीके से आगे भी, आज से 10 साल बाद मैं कहाँ देखूंगा, तो आपका 10 साल का क्या गोल है, अगर आप बताना चाहें? देखिए, काफ़ी लोग बोलते हैं बड़ा सोचो और फिर करो। बिल्कुल करना चाहिए, बट ज़्यादा बड़ा सोचेंगे ना तो अंदर एक अनइजीनेस फील होता है। मैं तो मानता हूँ निकल जाओ कुछ करने, अपने आप बड़ा हो जाएगा। राइट। आपने काफी अच्छा सवाल पूछा। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग केवल पैसे और बिजनेस पे नहीं, इंसान पे भी लागू होती है। यदि एक इंसान हर दिन 1% बेटर होता है तो एक साल में 365 % यानी 3.5 गुना वो बेहतर इंसान बन के निकल जाता है। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की सोचो, सिस्टमेटिक वे से सोचो। काफी लोग मुझे पूछते हैं आपकी उम्र क्या है? मैं बोलता हूँ उम्र बड़ी है, बट उम्र नहीं बड़ी है, तजुर्बा बड़ा है। उम्र तो एक सीमा के बाद रुक सी जाती है, जो बढ़ता है वो तजुर्बा बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से जो आप 3 साल की बात करिए, 3 साल उम्र नहीं बढ़ी है, तजुर्बा बढ़ा है और ये कंपाउंडिंग में बढ़ा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, आप मुझे पूछोगे 10 साल क्या, मैं बोलूँ अभी भी मैं लर्निंग स्टेज पर, अभी मैं बच्चा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। क्योंकि हर दिन कोई ना कोई सिखा देता है। कोई ये सिखा देता है कि लाइफ
कैसे जीनी होती है, और कोई ये सिखा देता है कि पहले ये सही नहीं था, अभी ये सही है। मैं इतने दिन सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं था, अब मैं पिछले 3-4 महीनों से सोशल मीडिया में ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ काम नहीं करेंगे तो कुछ लोग ऐसे काम करेंगे जो डिजर्व नहीं करते या जो किसी दूसरे को अलग राह दे दें। राइट। तो याद रखें, अच्छे इंसान को इसलिए भी काम करना जरूरी होता है ताकि वो अच्छा ही आगे फैले। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है, 10 साल में लोगों को और इंस्पायर करना है, और सीखना है। आप 10 साल के जो टारगेट बोल रहे हो, मैं एक सिंपल कुछ शब्दों में बताना चाहता हूँ। इतना मेहनत कीजिए कि आपको अपने बच्चों को इंस्पायर करने के लिए किसी दूसरे की कहानियां नहीं बतानी पड़े। ग्रेट सर। बस मेरा एक यही उद्देश्य है कि बच्चे मेरी कहानी सुन के लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर ले। मैं एक सच बताऊं, अभी मैं राजस्थान का ट्रिप करके आया हूँ, एक मेरा रिलेटिव मिला, शायद 10-15 साल बाद मिले, पैर छुए मेरे। मैं बोला पैर क्यों छू रहे हो? बोले आप बड़े हो। मैंने कहा कैसे? बोले तजुर्बा बड़ा है। और उन्होंने एक किस्सा शेयर किया। बोले उस टाइम आप टेली सिखाते थे। मैं आपको बताऊं, मैंने 2002 में एक कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट करके 150 लोगों को कंप्यूटर सिखाया था, ताकि वो लोग कामयाब हो जाए। और आज 100% लोग कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहे हैं। और उस मेरे कजन ने ये बोला कि टेली सिखाते सिखाते आप टेलीविजन में आ गए। काफी अच्छी बात की। तो जो चीज आज है, ये मैं 20 साल पहले सोचता था। न्यूज़पेपर में बांटता था, बांटते बांटते लोग पढ़े नहीं पढ़े, मैं पढ़ लेता था। और वहीं से इंस्पिरेशन आया था कि मेरे को न्यूज़पेपर में लिखना है। मैं आपको बताऊं, जब न्यूज़पेपर में नाम आता था बहुत खुश होता था, मैं न्यूज़पेपर रख लेता था। अब कितने रखे? फिर मैं वो पेज रख लेता था, फिर वो कटिंग रखने लग गया। अब तो रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि इतने पढ़े इंस्पायर करते हैं कि 50 साल लिखूंगा तब तक तो इंस्पिरेशन चलता रहेगा। काफी लोग बोलते हैं सर कुछ आप टाइप करके हमें इंट्रो लिख दो। मैंने कहा आपको इंट्रो लिखूंगा, उससे बेहतर तो मैं एक नया इंट्रो क्रिएट कर लूंगा। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से अगले 10 साल काफी शानदार रहने वाले हैं, क्योंकि हम भारत में हैं, भारतीय हैं, और हम एक बड़े बुल मार्केट में हैं। और अगले 10 साल भारत स्टार्टअप, इक्विटी मार्केट और बिजनेस के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। और इवन ये मैसेज सभी के लिए रहेगा कि आप इक्विटी मार्केट से कनेक्टेड रहिए। अब जो भी करे कीजिए, बट भारत पे भरोसा कीजिए। अपना बिजनेस करना है तो बिजनेस कीजिए, बिजनेस करने के अलावा आपको निवेश करना है तो निवेश कीजिए, या दोनों कीजिए। यदि इस 10 सालों में आपने अपने सपनों को हासिल नहीं किया तो मेरे हिसाब से आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। मैं ये बात दिल से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी ग्रोथ यहाँ पे है, इतनी इस अर्थव्यवस्था में तेजी का माहौल यहाँ पे है। मैं आपको बताऊं, भारत अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राइट। $1 ट्रिलियन बनने के लिए लगभग 55-56 साल लग गए थे। उसके बाद तो अब 4-5 साल में $1 ट्रिलियन ऐड हो जाता है। तो आप सोचो 10 साल में तो कितने $1 ट्रिलियन ऐड हो जाएंगे, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहा है। तो मैं 10 साल के लिए पर्सनल क्वेश्चन का रिप्लाई दूं, मेरे हिसाब से मेरे पास 10 डिग्री है, 2-4 डिग्री और तो आ जाएगी मिनिमम 1-2 सालों में, 15-20 डिग्री होगी, और लगभग 10 सालों में 50-100 बुक लिख दूंगा मैं। देश के लगभग 500,000 MBA कॉलेज में विजिट करूंगा, और ये वादा रहा सबसे कि एटलीस्ट हर चाहने वाले की सपनों में एक जान लाने का मैं प्रयास करूंगा। वाह सर, ग्रेट। सर आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि आपके सोशल मीडिया हैंडल्स अगर आप बता पाएँ, जहाँ वो आपके जो व्यू लगातार देख पाएँ, आपको फॉलो कर पाएँ, आप कौन सी चीज़ें सीख रहे हैं, वो आपसे इंस्पायर हो पाएँ। तो अगर आप बताना चाहें आपके सोशल मीडिया हैंडल्स। जी, आई थिंक सोशल मीडिया में आजकल एक्टिव होना बहुत जरूरी है, ताकि सही समय पे लोगों को सही जानकारी मिले। यदि कोई भी आप मेरे को गूगल पे सर्च करते हो तो वो ऑलमोस्ट मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल पे ले जाएगा, क्योंकि इतना मेहनत किया है। और मैं सच बताऊं, मुझे याद है आज से कुछ साल पहले मैं स्टेटस लगाता था, और सडनली एक विचार आया कि स्टेटस लगा के सर्च करने से क्या फायदा, गूगल में सर्च करे तो अलग मजा आना चाहिए। राइट। प्रोफाइल को फेसबुक में तो हर कोई सर्च करता है, इंस्टा में तो हर कोई सर्च करता है, गूगल में यदि सर्च करे तो उसका एक आनंद की अनुभूति अलग है। तो अगेन आप गूगल में सर्च कीजिए, ऑलमोस्ट सारे आईडीज वहाँ पे हैं। इंस्टा में चंदन तापड़िया है, इवन ट्विटर में तापड़िया चंदन है। फेसबुक में किसी को ऐड करता नहीं हूँ, फेसबुक मैंने अपने पर्सनल फैमिली फ्रेंड्स के लिए बना रखा है। आप लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हो चंदन तापड़िया के नाम से। बट याद रखें, फॉलो करने से पहले लाइफ में अपने उद्देश्य बनाए, गोल बनाइए, क्योंकि हम जब किसी भी इंसान के पास जाते हैं, किसी एजेंडा के साथ जाइए। एजेंडा पॉजिटिव
एटीट्यूड भी हो सकता है, कहीं ना कहीं नॉलेज भी हो सकता है, कहीं ना कहीं अर्निंग भी हो सकता है। लाइफ में कुछ भी करने से पहले उद्देश्य बनाए, लर्निंग का उद्देश्य बनाए, अर्निंग का उद्देश्य बनाए, पॉजिटिव एटीट्यूड का उद्देश्य बनाए। बिल्कुल फॉलो कीजिए और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सारे फॉलोअर्स को कहीं ना कहीं नॉलेज और हैप्पीनेस को मैं स्प्रेड कर पाऊँ, ताकि आप भी अपने सपनों को एक नई जान दे पाए। ओके सर, अभी हमारा डिस्कशन एक नया पड़ाव में पहुंच गया है, जहां जो इन्वेस्टर्स के द्वारा रैपिड फायर क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपसे वो क्वेश्चन करूंगा जिनका आपको शॉर्ट में जवाब देना रहेगा, सिंगल जवाब देना रहेगा। आप इंट्राडे, स्विंग या डिलीवरी ट्रेड किसको प्रीफर करेंगे? देखिए, मेरी तो स्किल सेट है, तो इसमें इंट्राडे में फॉलो कर लूंगा। ओके। बट अगेन सुनने वालों को ध्यान रखूंगा, स्किल सेट हो तो ही मेरे जवाब को आप अप्लाई करना। अरे वाह, ग्रेट सर। निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, आप किसको ज़्यादा प्रीफर करते अब हैं? तो निफ्टी करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुका है। अच्छा, अगर वीकली करना है तो आपको निफ्टी करना पड़ेगा, राइट। गोल्ड या स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम पे? देखिए, इस टाइम में बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, हाँ। और कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करना है तो गोल्ड डालें। बट अगेन मेरा तो हमेशा यही मानना है कि इक्विटी मार्केट है, वो बाकी सारे एसेट्स क्लास को बीट करते हुए नजर आएगा। क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करना सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ का फंडामेंटल तथ्य नहीं हो उसका अवॉइड करना चाहिए। बेटर है जिस चीज़ को समझे उसी में निवेश करें। फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं भारत का एक प्रमुख फ्यूचर ऑप्शन का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, बट सोच समझ के करना चाहिए। नए निवेशकों को तो नहीं करना चाहिए, रिस्क को ध्यान में करके करना चाहिए। और अगेन कहीं ना कहीं आप ऑटोमेशन, एल्गो या फिर ऑप्शन स्ट्रेटजी के माध्यम से कर सकते हो, ताकि आपको रिस्क भी कम रहे और एक रीजनेबल रिटर्न की आशाएं भी रहे। सर, आज के टाइम में डीमेट अकाउंट ओपन होना इतना इजी हो गया है। मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और 10 में से 6 लोग या 7 लोग स्टार्टिंग ही फ्यूचर ऑप्शन से करते हैं। तो आपका क्या राय है, फ्यूचर ऑप्शन में पैसा बनता है? बिगिनर्स को इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, हमेशा ध्यान रखें, लाइफ में स्लो एंड स्टडी जाए, बट लंबी रेस का घोड़ा बने। हाँ। जब भी डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, पहले ये समझे कि इक्विटी मार्केट है क्या। हाँ। और कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है और नैतिक कर्तव्य भी है कि लोगों को ये समझाए कि बड़ा पैसा तो निवेश से बनता है। राइट। वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टमेंट से होती है, बट डेरिवेटिव्स एक जीरो सम गेम होता है। इफ यू हैव टू मेक मनी, समवन एल्स हैज टू लूज मनी, एंड यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफ यू हैव टू मेक मनी इन द ऑप्शन बाइंग। लोगों को लगता है ऑप्शन बाइंग में छोटे सा प्रीमियम से ट्रेड हो जाता है, बट याद रखिए प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। हाँ। यदि ऑप्शन बायर मार्केट में आ रहा है तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 33% टाइम में प्रोबेबिलिटी है कि वो पैसा बनाएगा, और जैसे जैसे वो दूर की स्ट्राइक लेता है प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है। तो याद रखिए, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, बट इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन का गेम है। तो दोनों के बीच में एक अंतर को समझे। काफी लोग क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं बट ऊपर थोड़ा सा बेचना चाहते हैं, बट भाव ऊपर नहीं गया, फिर वो उसको होल्ड कर लेते हैं। तो बनना तो ट्रेडर चाहते थे, बट वो फिर बाद में फोर्सफुल इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो ये कुछ गलतियां होती है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है। आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग अलग भागों में रखोगे तो इक्विटी मार्केट आपको पैसा देगा। दोनों को मिक्स करके खिचड़ी बना दोगे ना, तो बाजार को भी नहीं समझ में आएगा कि आपको रिवॉर्ड देना है या नहीं देना। सर, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि एंटर कब करना चाहिए और एग्जिट कब करना चाहिए। क्या ऐसे कोई इंडिकेटर हैं जो टेक्निकल में हो, जहाँ से पता चल जाए? आप कैसे अप्रोच करते हैं? देखिए, आपने जब एग्जिट की बात की है तो मुझे महाभारत का याद आ रहा है। महाभारत में अभिमन्यु घुस तो गया था, निकल नहीं पाया। मेरा पहला सवाल, आपको कैसे मालूम कि अभिमन्यु की एंट्री सही नहीं थी या एग्जिट गलत था? मैं तो ऐसा मानता हूँ शायद एंट्री सही नहीं थी इसलिए गलत, एग्जिट गलत था। दूसरा, वो महाभारत थी, बट आज के दौर में जरूरत नहीं है कि आपको एग्जिट नहीं आता तो आप एंटर करो। आप अर्जुन का भी तो वेट कर सकते हो। और आई थिंक हम लोग हैं इस इन्वेस्टमेंट फील्ड में काफी हद तक अर्जुन का रोल अदा कर सकते हैं, जिनके पास 30-35 साल का कंपनी का अनुभव है। तो सबसे पहले तो याद रखें कि अपने आप को ब्रेव मत समझें, क्योंकि आपका पैसा आपका है। एंट्री एंड एग्जिट दोनों इंपॉर्टेंट है। अब टेक्निकल सेटअप से बात करें एग्जिट की, तो सिंपल प्रोसेस ये देखा जाता है, यदि आप प्रॉफिट में हो और आपको लग रहा है कि दूसरा इन्वेस्टमेंट इस
इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न देगा तब एग्जिट कर जाए। राइट। और यदि आप टेक्निकल ट्रेडर हो तो कोई पैटर्न को फॉलो कर लो, कोई एवरेजेस फॉलो कर लो। अब जैसे उदाहरण के तौर पे यदि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वीकली और मंथली चार्ट को देखता हूँ, जब वहां पे हाई टॉप हाई बॉटम सेटअप निगेट हो जाता है तब एक बार एग्जिट कर लेते हैं। या फिर आपने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट किया है और काफी सालों से पड़ा है और साल दर साल आपको रिटर्न दे रहा है, बट अब आपको लग रहा है कि एग्जिट करना चाहिए, तो उसके लिए आप एक थंब रूल फॉलो कर सकते हो। जब भी आपका स्टॉक टॉप से 20% करेक्ट हो, एक बार के लिए निकल जाओ, बाद में देखा जाएगा। या फिर आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को फॉलो कर सकते हो कि जैसे 50 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेजेस, इन मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉसओवर बने तब आप निकल जाओ। तो इस तरह से अलग अलग तरीके आप यूज कर सकते हो एग्जिट के तौर तरीके से। बट याद रखें, कहना आसान है, करना टफ है। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। याद रखें, दुनिया में कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिसने 10 ट्रेड लिए और 10 के 10 प्रॉफिट हो गए। रूल हमेशा यही है, व्हेन यू आर विनिंग यू शुड विन मोर, व्हेन यू आर लूजिंग यू शुड लूज लेस। यानी कि ऐसा होता है कि जब आपके फेवर का ट्रेड हो अच्छा पैसा देना चाहिए, आपके फेवर का नहीं हो छोटे से लॉस में काट के निकलना चाहिए। मेरे हिसाब से बाजार में पैसा बनाने की यही रणनीति है, इसके अलावा कोई रणनीति नहीं है। अब किसी भी बड़े निवेशक की बात करो, उन बड़े निवेशक ने एक नहीं 10 कंपनी ली होगी, बट वो 10 में से 6-7 कंपनी निकाल भी दी होगी जहाँ परफॉर्मेंस नहीं हुआ, बट जहाँ पे बड़ा वहां पे मल्टीबैगर बन गया। मेरे हिसाब से बाजार में पैसा इसी तरीके से बना है। राइट। सर, वैसे तो इस बार जो मार्केट करेक्ट हुआ है, मुझे एक्सपीरियंस पिछले 3 बार का है। जब एक बार कोविड में भी हुआ था और उससे पहले जब 2008 में हुआ था, उसके बाद मेरा करियर स्टार्ट हो रहा था, तो वहाँ का भी मुझे पता है। लेकिन इस बार जो इन्वेस्टर की तरफ से बिहेवियर, क्योंकि मैं डायरेक्ट इन्वेस्टर्स से डील करता हूँ, तो उनकी तरफ से बिहेवियर बहुत ही काबिल तारीफ आ रहा है। मतलब यहाँ ऐसे टाइम पे कोई रिडम्पशन प्रेशर नहीं है, आगे रह के कोई ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ 2 से 5% लोग ऐसे हैं जिनको जब इस तरीके का मार्केट होता है, तो मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा वो एक्सपर्ट की राय पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। तो आपकी क्या सलाह है ऐसे टाइम पे, इस करेक्शन का क्या अप्रोच होना चाहिए? यहाँ से और नीचे गिरने का इंतजार करना चाहिए या पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं भारत के निवेशक थोड़े समझदार हुए हैं। राइट। और मेरा तो एक बात मानना है दैट इक्विटी मार्केट में डाउन्स आर टेम्पररी, अप्स आर परमानेंट। यस। ऐसा नहीं है कि पहली बार मार्केट 5 महीने गिरा है या पहली बार मार्केट में करेक्शन आया है। मार्केट पिछले 25 साल में बहुत बार करेक्शन दे चुका है और उन सब के बावजूद भी हम 23,000 या 22,500 के आसपास खड़े हैं। मेरे हिसाब से कोविड से खतरनाक तो कुछ नहीं हो सकता था। फिर भी वो 7,500 का निफ्टी 26,277 गया और अभी भी हम 22,500 पे। राइट। तो याद रखें, हर एडवर्सिटी एक नई अपॉर्चुनिटी को लेके आती है जी। और निवेशकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका मार्केट का गोल क्या है। प्रॉब्लम तब होता है जब आप ओवर इन्वेस्टेड हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हो। यदि आपने आपको डाइवर्सिफाई किया, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट थीम को फोकस किया, आपने राइट कंपनीज को सिलेक्ट किया, तो बाजार में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो नए निवेशक बाजार में आते हैं और या जो 6 महीने पहले आए या साल भर पहले आए, उनको दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जब मार्केट की रियल रैली थी तब वो सब लोगों को देख रहे थे और जब यूफोरिया बना तब वो एंटर किए और जहां से वो एंटर किए मार्केट ने उनको हताश किया, निराश किया, तब उनको बड़ा दर्द हो रहा है। देखिए, जब मार्केट गिरता है तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर निवेशक को दर्द होता है, बट याद रखिए उस दर्द को जो सहन कर पाता है रियल में वही पैसा बनाता है। बोलते हैं ना कि तूफानों में घर तो सबके हिलते हैं, पर जो टिका रहता है ना वही अटल सत्य होता है। तो इस बाजार में जो टिका हुआ है सही इन्वेस्टमेंट थीसिस के साथ, वही रियल में पैसा बना के वेल्थ क्रिएशन के सपनों को पूरा करता है। हाँ, वो बोलते भी है ना सर कि इंसान हो या मार्केट, आखिरी में जाना ऊपर ही है। बिल्कुल, बट मार्केट के लिए ये भी डिपेंडेंट करता है कि आपने राइट स्टॉक्स, राइट थीम को सेलेक्ट किया है। और देखिए, ऊपर जाने का बाजार में उससे पहले ये कि आपको दर्द कितना हो। यदि आप पेनी स्टॉक्स लेंगे तो वहां पे वोलेटिलिटी बहुत रहती है, वो जरूरी नहीं कि ऊपर जाए। बिल्कुल, तो आपको वहां से झटके भी सहन करने पड़ेंगे। बट हेवीवेट्स काउंटर है और कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो एटलीस्ट आपको यह है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि डाउनसाइड ज्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यूज आ जाएगा। इन सब तौर तरीकों को ध्यान रखना चाहिए यदि आप इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हो तो। ओके, तो आपका कंक्लूजन ये है कि या तो एक्सपर्ट के साथ रहो या एक्सपर्ट बनो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि या तो अपने आप को शार्पन करके इतनी धार कर लो
कि बाजार का कोई भी रुख हो आपको फर्क नहीं पड़े। और मैं तो बोल रहा हूँ यदि आप ट्रेडर हो तो क्या फर्क पड़ता है। मैं लोगों से पूछता हूँ मार्केट की क्या 2 डायरेक्शन है, यूजुअली मेरे को रिप्लाई मिलता है बुलिश एंड बेरिश, बट सही मायने में देखें तो 2 ही डायरेक्शन है, वेदर यू आर विद द राइट डायरेक्शन और द रॉन्ग डायरेक्शन। क्योंकि डेरिवेटिव्स में तो क्या फर्क पड़ता है मार्केट, क्योंकि देखिए मार्केट में लोगों से पूछते हैं कि मार्केट के क्या डायरेक्शन है, लोग बोलते हैं बुलिश एंड बेरिश, बट मेरे नजरिए से देखें तो बाजार में 2 ही डायरेक्शन है, वेदर यू आर विद द राइट डायरेक्शन और द रॉन्ग डायरेक्शन। क्योंकि डेरिवेटिव्स मार्केट में कुछ फर्क नहीं पड़ता यदि आप तेजी की तरफ या मंदी की तरफ हो, आप सही डायरेक्शन और सही ट्रेंड के साथ में होना चाहिए। बाजार में आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। आप यदि आप ट्रेडर हो तो आपको टेक्निकल, डेरिवेटिव्स, क्वांटिटेटिव डेटा को समझना पड़ेगा। यदि आप निवेशक हो तो इन सब के अलावा आपको फंडामेंटल एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट के साथ में इंटर मार्केट स्टडीज को देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको हर बार अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। बिना नॉलेज के बाजार में पैसा कमाना टफ है, और बाई चांस कमा भी लिया तो उसका टिकना टफ है। राइट सर, जैसे कोई नया इन्वेस्टर है जिसके पास बेस कैपिटल 30 से लेके 50,000 है, ज़्यादातर ऐसे भी इन्वेस्टर देखने में आते हैं, आपकी क्या सलाह होगी उनको कैसे मार्केट को अप्रोच करना चाहिए? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में आप कुछ भी नया करो तो पहले क्या नहीं करना है वो सीखो। राइट। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दुनिया में मेरे को ऐसे इंसान बताओ जो आपको बोलते हैं ये नहीं करना वो नहीं करना। मेरे हिसाब से आपके पेरेंट्स होंगे। ये नहीं करना, ये नहीं, क्योंकि उनको मालूम है क्या करना है वो तो 4 दोस्त बता देंगे। क्या नहीं करना है वो सीखना जरूरी है। सिमिलरली मार्केट में भी ये सीखना जरूरी है क्या नहीं करना है। तो जब किसी के पास 30 से 50,000 रुपए है तो पहले ये ध्यान रखें क्या नहीं करना है। और क्या नहीं करना है की लिस्ट हम बनाए तो पहले तो डेरिवेटिव्स नहीं करें, ओवर लिवरेज नहीं करें, एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करें। नए ट्रेडर, इन्वेस्टर और छोटा कैपिटल हो तो SIP, म्यूचुअल फंड, स्विंग ट्रेडिंग, इन पे भरोसा जताए। किसी भी ट्रेड पे बड़ा नुकसान नहीं करें। आपके पास 50,000 रुपए है तो आप एक ट्रेड पे पूरा पैसा दाव नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो फिर आर और पार की लड़ाई हो जाती है। 50,000 है और आपको ट्रेडर बनना है तो 5-6 स्टॉक्स को फाइंड आउट करो, वहां पे 10,000 रुपए का कैपिटल एलोकेट करो, और उस कैपिटल में भी ध्यान रखें कि 5 से 7% किसी में ड्रॉ डाउन नहीं आए। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। और यदि आपके पास 30-50,000 है, SIP स्टार्ट करो, कमाते ज्यादा जाओ, इन्वेस्ट करते जाओ तो पैसा बनेगा। मेरे हिसाब से लोग बोलते हैं कि पैसा कमाने की तरकीब क्या है। पैसा कमाने के लिए पावर और कंपाउंडिंग सबसे बड़ी चीज है। काफी लोग मेरे पास आते हैं, सवाल पूछते हैं, सर पैसा बनाना है। मैं बोलता हूँ कितने, बोलते 10 करोड़ है। मेरा पहला सवाल अभी कितने पहले वो बताओ। बोले अभी तो कुछ नहीं है। तो पहले कुछ नहीं है तो कैसे पावर और कंपाउंडिंग काम करेगा? पहले तो पैसा कमाओ, फिर पैसा को कमाएगा। तो यदि मान लो किसी को 10 करोड़ बनाना है तो पहले 1 करोड़ तो बनाओ। 1 करोड़ बनाने के लिए पहले ये सोचो कितने सालों में बनेंगे। मान लीजिए 2-3 सालों में बनेंगे। पहले साल 15 लाख बनेंगे, दूसरे में 25 लाख बनेंगे, तीसरे में 35-40 लाख बनेंगे। इस तरह से 1 करोड़ बनेंगे। उसके बाद पावर और कंपाउंडिंग यदि वर्क कर गया तो आपका 10 साल में भी 1 करोड़ 10 करोड़ हो जाता है। मैं एक सिंपल उदाहरण देना चाहता हूँ। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, रूल 72 को हम फॉलो करते हैं। रूल 72 यानी कि आपको कितने साल में पैसा डबल होगा उसमें डिवाइड करो, आपको आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 24% रिटर्न मिल रहा है, तो 72 डिवाइड बाय 24 यानी कि 3 साल में पैसा 3 साल में डबल, 6 साल में 4 गुना, 9 साल में 8 गुना, 10 साल में ऑलमोस्ट 10 गुना। यानी आप 24% रिटर्न साल का कमा लेते हो तो आपका 10 साल में पैसा 10 गुना हो जाता है पावर और कंपाउंडिंग के रूल से। और 24% कमाने के लिए हर महीने 2% कमाना है, हर वीक 0.5% कमाना है, हर दिन 0.1% कमाना है। तो दुनिया में जो स्किल सेट हासिल करना है करो। 0.1% कंसिस्टेंसी से यदि आपने बना लिया तो आपका पैसा 10 साल में 10 गुना हो जाएगा। मैं पहले से नहीं रखा है क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजी का नाम लिया, तो मैं उससे पूछना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट होता है मार्केट पे, इससे कुछ फायदा लिया जा सकता है? देखिए ये आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक है, बट पॉडकास्ट है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और दर्शकों से निवेदन है जो भी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर का ध्यान रखें, बिना मतलब इन्फ्लुएंस नहीं हो। बाजार में और लाइफ में मैजिक नहीं होता है, लॉजिक होता है। और राइट लॉजिक को अप्लाई करते हो तभी लाइफ में मैजिक होता है। राइट सर, ग्रेट। और कहीं ना कहीं डेस्टिनी होती है, बट डेस्टिनी से ज्यादा एफर्ट और हार्ड वर्क होता है। तो एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स वर्क करती है। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, टेक्निकल में हमेशा बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, फॉलो द ट्रेंड। और व्यवहार में भी ऐसा ही होता है। आसमान में खड़े हम, पतंग छत पे खड़े और आसमान में पतंग उड़ाने हैं, तो हम हवा के विपरीत नहीं जा सकते। राइट। हवा के विपरीत जाएंगे ना तो या तो पतंग कट जाएगी और या मांझा हमें मार दे जाएगा। तो हमें भाव के साथ रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी और ये सब इसलिए काम कर जाती है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स वर्क करता है।
बट मेरा ऐसा मानना है कि आप लाइफ में कॉम्प्लेक्स मत हो, कुछ चीजों को फॉलो करो जो आपको समझ में आती है, बट उनको फॉलो करने के साथ में रिस्क मैनेजमेंट को वर्क करो। देखिए टेक्निकल भी कहीं ना कहीं नंबर्स पे वर्क करता है, चाहे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें, गेन साइकिल की बात करें, टाइम साइकिल की बात करें, इवन कुछ इंडिकेटर्स के प्राइस बिहेवियर की बात करें, तो नंबर्स वर्क करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। बट आपको ये समझना है कि क्या आप समझते हो, और आपको वही चीज अप्लाई करना चाहिए जो आप समझते हो। सर कोई टेक्निकल एनालिसिस का टॉप 2 इंडिकेटर जिनको जरूर यूज करना चाहिए, तो आप कौन से? देखिए मार्केट में जरूर यूज का जैसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब गाड़ी चलाएं तो क्या जरूरी होता है। गाड़ी चलाएं तो आपको ABC पे ध्यान रखना पड़ता है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, बट उसके साथ में राइट मिरर को देखना पड़ता है, लेफ्ट को देखना पड़ता है, और सेंटर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत खूब। उसके बाद में सिग्नल भी देना पड़ता है, और उससे ज्यादा आपको रोड पे देखना होता है। तो एक टूल कुछ नहीं होता है, आपको मल्टीपल चीजों को कंबाइन करके काम करना पड़ता है, और उससे इंपॉर्टेंट है आपकी पोजीशन ऐसी जगह हो कि आप सब चीजों को एक साथ मॉनिटर कर पाओ। तो सेटअप भी इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में यदि ट्रैफिक पुलिस है तो उसको भी फॉलो करना जरूरी है। राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि 1-2 टूल कुछ नहीं होते हैं, आपको जो कंफर्ट हो उसको फॉलो करना चाहिए। बट सबसे पहले आपको प्राइस पैटर्न और चार्ट को फॉलो करना चाहिए, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, और फिर आप यदि इंडिकेटर की बात करें तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को यूज कर लो, जो कहीं ना कहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है। आप मूविंग एवरेजेस को फॉलो कर सकते हो, जो आपको विप्सो और उनसे डराएगा नहीं, एक स्मूथ प्राइस बिहेवियर दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से आप कंक्लूड करें तो RSI और मूविंग एवरेजेस, और या फिर आपको यूज करना है तो कहीं ना कहीं बोलिंजर बैंड को भी यूज कर सकते हो, जो कहीं ना कहीं ओवरबोट, ओवरसोल्ड, डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। बट याद रखें कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता है। हर एक इंडिकेटर के काम करने का तरीका होता है, हर एक इंडिकेटर को कब सही हो कब गलत हो उसका भी तरीका होता है। तो ये समझे कि इंडिकेटर कब यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बोला कि मार्केट और लाइफ में ये सीखना जरूरी है क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है वो तो बाद में आ जाएगा, क्या नहीं करता है करते सीखते। तो सर अगर कोई डिस्क्लेमर, जो हमारा आज काफ़ी हमने वैसे तो कोशिश किया है कोई स्टॉक का, सेक्टर का नाम नहीं हो, फिर भी हमारा जो डिस्कशन हुआ इसका कुछ अगर डिस्क्लेमर आप देना चाहें। देखिए ये जो आज पॉडकास्ट हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को शेयर बाजार और जीवन के लिए उत्साहित रखना है। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रहे, लोग बाजार को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के तौर के समझे। हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम लोगों को ये बताएं कि यहाँ पे फटाफट पैसा बनता है। पैसा बनाना बहुत टफ होता है। लाइफ में रिस्क को कंट्रोल बहुत करना जरूरी है। रिस्क कंट्रोल करोगे तो ही रिटर्न बनने के चांसेस है। याद रखें इक्विटी मार्केट में लोगों ने पैसे बनाए हैं, बट अगेन इक्विटी मार्केट में पैसा बनना कंपल्सन नहीं होता है। इवन आप डेरिवेटिव्स में देखें तो ऐसा बोलते हैं 92-93% लोग हैं वो ऑप्शन में पैसा गंवाते हैं, बट साथ में ये भी ध्यान रखें जो बनाते हैं वो बहुत बड़ा बनाते हैं। दूसरा मार्केट में याद रखें बिना एक्सपर्टीज और नॉलेज के पैसा नहीं बनते हैं। कहीं ना कहीं आपको अच्छे एडवाइजर के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा, अच्छी ब्रोकिंग कंपनीज के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा। तो हमारा पूरा उद्देश्य है सबको रिसर्च बेस्ड, नॉलेज बेस्ड एडवाइस दें, ताकि लोगों की जो हार्ड अर्न मनी है वो नुकसान में नहीं जाए, लोग अपनी वेल्थ क्रिएशन करें, और कहीं ना कहीं जो लोगों के ड्रीम है उनको पूरा करवाने में हम साझेदारी करें। बट हम ये कहीं भी आपसे दावा नहीं करते हैं कि हम आपके सपनों को ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के हासिल करने के लिए कोई सहयोग करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपको मोटिवेटेड रखें, आपको बाजार के बारे में समझाएं, और साथ में ये समझाएं कि भारत पे भरोसा करो, इक्विटी बाजार पे भरोसा करो। ओके सर, एक एश्योरेंस चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट वे में एश्योरेंस चाहते हैं। जैसे ग्वालियर के इन्वेस्टर्स के लिए है, जो एम मनी से जो जुड़े हैं उनके लिए है। आपको लास्ट टाइम हमने ग्वालियर में 2022 में सुना था, अभी कल एक सेशन आपका शेड्यूल है। वैसे तो बहुत सारे लोग आएंगे, आपको टीवी पे तो देखते ही हैं, लेकिन आपसे कुछ ऐसे भी पर्सनल कनेक्ट वाला गाइडेंस मिल जाए। आपका ग्वालियर में आना अभी अगली बार पता नहीं कब होगा, तो कोई ऐसा सेशन शेड्यूल हो सकता है, जैसे आज जो पॉडकास्ट है ऐसा कोई ऑनलाइन पॉडकास्ट हो जाएगा, मैं ग्वालियर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आपसे कर पाऊँ, या आप कोई वेबिनार कर पाएँ, तो ऐसा कुछ आपकी तरफ से कुछ क्लू मिल सकता है फ्यूचर के लिए? देखिए किशन जी, ग्वालियर से मुझे बहुत प्यार मिला है, और मेरा तो लाइफ में उद्देश्य है यदि कोई मेरे को चेहरे पे हल्की सी मुस्कान ले आए ना, तो मैं तो जिंदगी भर उससे जुड़ा रहने का वादा कर देता हूँ। तो अब ग्वालियर में तो इतना मान सम्मान मिला है, तो मेरे तो आपके साथ जुड़े रहने में कोई दोहराई नहीं है। दूसरा, समय की अपनी मर्यादा होती है।
और मैंने तो आपके दर्शकों के साथ में अपने सोशल मीडिया हैंडल भी शेयर कर चुके हैं, उसमें सवाल भी कर सकते हो। हाँ। जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं उसमें रिप्लाई कर सकता हूँ। राइट। और तोमर जी मैं आपके लिए 2-4 शब्द बोलना चाहूँगा कि 2 साल पहले आपने मुझे बुलाया था। हाँ। आप में जो जुनून और पैशन था वो भी मल्टीबेगर हुआ है, वो भी कंपाउंडिंग हुआ है। और हमेशा पॉजिटिव आपसे सीखा है सर, आपसे सीखा है। तो हमेशा पॉजिटिव पर्सन ही पॉजिटिव पर्सन को अट्रैक्ट करता है। राइट। और मैं तो काफी हद तक ये मानता हूँ कि आपने अपने निवेशकों को काफी अच्छे से संभाला होगा, तभी आपने इतने सारे क्लाइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, इतने लोगों को फंड संभालने में आप उनको मदद कर रहे हैं। तो सभी से यही निवेदन रहेगा कि एम मनी से जुड़े, क्योंकि जिनका मकसद ही एम है तो वो कुछ गलत कर नहीं सकते, क्योंकि इनका एम क्लियर है कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना चाहते हैं। तो बिल्कुल एम मनी जो मोतीलाल ओसवाल की फ्रेंचाइजी है ग्वालियर में, इनसे जुड़े, ये आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। उसके अलावा हमारी पूरी टीम है, इनको दिन रात सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगी। इवन आपके निवेदन से मैं ये भी कर सकता हूँ कि महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आपके क्लाइंट के लिए आधे घंटे 1 घंटे का वेबिनार कर लिया, ताकि आपके जितने भी क्लाइंट है उनकी क्वेरी को सोल्व किया जाए, हमारे जो कन्विक्शन है उनको पास किया जाए। और वैसे तो हर दिन मेरे सोशल मीडिया में काफ़ी व्यूज़ रहते हैं, काफ़ी जानकारी रहती है, उनसे लोग जुड़ सकते हैं। तो सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सोशल मीडिया में हमें फॉलो करें, किशन जी को फॉलो करें। और कहने की मोतीलाल ओसवाल एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है, 35 सालों से इक्विटी में काम कर रहे हैं और हम रिसर्च समझते हैं और हमने लोगों की वेल्थ बनाई है। तो बिल्कुल अच्छे लोग, अच्छी कंपनी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे से आप जुड़े रहिए। बिल्कुल आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के जो सपने हैं उसमें आपसे ज़्यादा हम आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे। तो सर हमारा ये पॉडकास्ट लास्ट दौर में है, तो मैं अपने ग्वालियर के इन्वेस्टर्स की तरफ से, मनी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और सर मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा। मुझे एक चीज़ याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम आपका सेशन था, आपको मैं स्टेशन लेने के, जब आप दिल्ली से शताब्दी से आए थे सुबह 9 बजे, मैं स्टेशन लेने गया, बारिश हो रही थी, वैगनार से था। सबसे पहले जब मैंने आपको वहाँ रिसीव किया, मैंने बोला सर अभी मेरे पास एक वैगनार गाड़ी है, तो अगर आप माइंड नहीं करें तो इसमें ही बैठा के ले जाऊँगा। तो आपने बोला कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँगा तो आपकी बड़ी गाड़ी चाहिए। तो सर मुझे अपने ऊपर उतना भरोसा नहीं था, आपने उतना भरोसा किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे सारे इन्वेस्टर्स की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, ग्वालियर की जनता की तरफ से आपको वेलकम और बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। तोमर जी मैं आपको बताऊंगा, आज आपने नहीं, मैंने आपको रिमाइंड करवाया था। तोमर जी आपको याद होगा कि ये बात तो अब आप बोल रहे हो, आपको रिमाइंड तो मैंने करवाई है कि लास्ट टाइम मैंने आपको मिला था तो मैंने कहा कि आपने बोला कि ये छोटी गाड़ी है, मैंने कहा चिंता मत करो, अगली बार आएंगे तो आप बड़ी गाड़ी लेके आएंगे। और काफी अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें, गाड़ी में इन्वेस्टमेंट एक डिप्रिसिएशन एसेट्स है, बट कहीं ना कहीं आपने कुछ मुकाम हासिल किया तभी वो खर्चा कर पा रहे हैं। राइट। लाइफ में लोग कंफर्ट और लाइफ स्टाइल तभी अचीव करते हैं जब वो कुछ करने लायक हो जाए। राइट। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आपने काफी लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम पे काम किया है, बट उससे ज्यादा अपने सपने पूरे करने भी जरूरी होते हैं। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगली बार आओगे ना तो और बड़ी गाड़ी होगी, बट वो बड़ी गाड़ी होने से पहले ये पक्का श्योर करो कि आपके हर निवेशक के पास छोटी मोटी गाड़ी तो हो जाए आपकी वजह से। तो बिल्कुल आपके इस मकसद के लिए हम साथ में रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि आप में जो एनर्जी है और जो जुनून है, बिल्कुल एक मोतीलाल ओसवाल के लिए एसेट्स है। यहाँ के जो भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ग्वालियर के आप प्राउड हो, जो हमारे जैसे पर्सन को ग्वालियर में बुलाया है, लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। और मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी सकारात्मकता है यहाँ के लोगों में फैला कर जाऊँ, ताकि लोग जीवन जीने का एक नया मकसद बनाएं, लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम पे काम करें, खुद नहीं अपने पड़ोसी को भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ प्रोग्रेसिव करें। दूसरा, इवन जो पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करने वाले भी है या सुनने वाले भी है, सबसे यही आग्रह करूंगा, SIP जरूर करें, क्योंकि छोटा छोटा पैसा 2 काम करेगा। एक, आपके खर्चों को कम करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खर्चे बचाने पड़ेंगे। खर्चे बचाओगे तो आपकी बैड हैबिट्स कम हो जाएगी और वो पैसा निवेश में लग जाएगा, और वो छोटा छोटा पैसा बड़ा पैसा बन जाएगा। 5, 10, 15 साल बाद आपको मालूम चलेगा कि लाइफ में कुछ जरूरत हुई और वो SIP का पैसा काम आ गया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कोविड के टाइम में अपने होम टाउन में था, 1.5 साल मैंने वहाँ से काम किया। पहले तो साथ के लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, उनको लगा पढ़ा लिखा आदमी है तो थोड़ा पागल होगा।
बट फिर 2-4 दिन बाद मैंने थोड़ा माहौल बनाया, सबसे कनेक्टेड होना स्टार्ट किया, लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा। अपने रिलेटिव्स को बोलने थे कि हम तो चंदन भैया के साथ क्रिकेट खेलते हैं। मैं बोला देखो अब की बार हम मैच करेंगे, उसमें मेरी तरफ से कुछ एडवाइस रहेगा फ्री में, जो जीतेगा उसको। और मैंने स्टेज पे और स्टेज का ग्राउंड पे सबको बोला कि मेरे कहने से आप SIP कर लो। किसी को 1000 का करवाया, किसी को 5000 का करवाया। उससे पहली बात तो ये हो गई कि लोगों को इधर उधर का खर्चा कम हो गया। और अभी कुछ दिन पहले एक भाई का फोन आया, बोले चंदन भाई आपकी वजह से वो 18 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है और मेरे घर पे जरूरत थी और वो पैसा मैंने SIP से निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको यदि आपके पास में कुछ करने का जज्बा है ना, आप रास्ते में इंसान की भी मदद कर सकते हो। और हम तो इतने थैंकफुल है कि हमारे पास पावर ऑफ कंपाउंडिंग की सबसे बड़े जादू की छड़ी है। बट इसको कैसे यूज करना है वो आपको समझना जरूरी है। तो मेरा तो ये कहना है, निवेशित रहें, भारत पे भरोसा करें और अपने आप के सपनों को थोड़ी और जान दे, तभी आप उड़ान भर पाओगे। और मैं लास्ट में दोहराना चाहूँगा, इतना मेहनत करें कि आपको अपने बच्चों को इंस्पायर करने के लिए दूसरों की कहानियां नहीं सुनानी पड़े। ग्रेट सर। सर ने बोला SIP करो, मैं बोलूँगा SIP करने के लिए एम मनी को अप्रोच करो। थैंक यू सो मच। मैं 1-2 लाइन और बोलना चाहता हूँ, 1-2 लाइन और बोलना चाहता हूँ। हमारा अंधेरा गहरा घना है, हमारा अंधेरा गहरा घना है, बट चीरते अंधेरों में मेहनत का दीपक जलाना कहाँ मनाना है। हाँ, अंधेरा माना गहरा घना है, बट चीरते अंधेरे में मेहनत का दीपक जलाना कहाँ मना है। कौन कहता है छेद आसमान में नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दोस्तों, एक जज्बा रखो और उस जज्बे को पूरा करने के लिए हिम्मत रखो। मैं सच बता रहा हूँ, ऊपर वाला भी आपको यदि वो जज्बा और हिम्मत रखी तो औकात से ज़्यादा देने के लिए मदद करेगा। सर, क्वेश्चन करते करते मुझे ध्यान में आया, क्योंकि मैं आपको फॉलो भी करता हूं, तो मैं देखता रहता हूं इंस्टा पे आपका, कभी आपका बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ फोटो, कभी धोनी के साथ होता है, कभी एक्ट्रेस के साथ होता है, एक्टर्स के साथ होता है, सेलिब्रिटीज के साथ होता है। हाल ही में अभी मैंने देखा कि आप बड़े फॉर्मली मिस्टर मुकेश अंबानी सर के साथ खड़े हैं और भी नीता अंबानी सर के साथ भी खड़े, उनकी पूरी फैमिली के साथ भी फोटो देखे। वो ऐसे खड़े थे तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि वो भी आपसे क्या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले रहे थे, आपकी क्या बात हो रही थी? अगर आप बताना चाहें सर तो कुछ उसके मीटिंग के बारे में। देखिए, पिछले काफ़ी सालों में बहुत सारे मार्केट स्टॉलवर्ड से मिला हूँ, बहुत सारे विजनरी से मिलने का मौका मिलता है। और मुकेश अंबानी से मिलना अपने आप में एक अनूठा संजोग था और काफ़ी इंस्पायर भी कर रहा है। हाँ। और नीता अंबानी के साथ खड़े होकर बातें करना, मतलब आप समझ सकते हो कि किस लेवल का एक अंदर में मोटिवेशन और एनर्जी जागरूक हो रही है। और अपने जो मुकेश अंबानी के साथ फोटो देखा था उसमें पूरा वो गले लग रहे हैं। हाँ, बड़ा 5-7 उन्होंने बात की है। हाँ। और याद रखे, जितने बड़े आदमी होते हैं उतनी मोडेस्टी होती है। हाँ। सबसे पहली चीज लाइफ में यदि आप बड़ा बनना चाहते हो, हाँ, तो मोडेस्ट होना सीखो। राइट। दूसरा, हर बड़ा आदमी कहीं ना कहीं अच्छे आदमी की पहचान कर लेता है। तो काफी एक पॉजिटिव ओरा रहा। सच बताऊं, मुझे तो याद ही नहीं है क्या हुआ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लाइफ में एक अजीब संजोग हो गया। कोई एक इतना बड़ा इंसान जिसने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं अभी जो चंदू चैंपियन मूवी थी, उसके रियल हीरो से मिला। अच्छा। जिनको इतने सारे अवार्ड मिले, फर्स्ट पेरा अवार्ड भी मिला है, अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। मैं उन भाई साहब के हाथ पकड़ रहा था कि कुछ तो मैजिक है इनमें, कुछ तो मैजिक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, हर बड़े आदमी में कोई ना कोई तो ओरा होता है। तो हमारे सब मिला तो यही था कि वो ओरा ट्रांसफर हो जाए, वो थोड़ा ओरे की झलक लग जाए। क्या पता मैं भी कुछ देश के लिए कर पाऊँ, क्या पता मैं भी कुछ समाज के लिए कर पाऊँ। राइट। बट जितने लोगों से मिलते हैं हर बार वो इंस्पिरेशन बढ़ता जाता है। आप पूछ रहे थे ना क्या एनर्जी है, आई थिंक इन लोगों का छोटा छोटा पॉजिटिविटी है, वो ट्रांसफर होता है, वो एक एनर्जेटिक रूप देता है जो कुछ ना कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा इंस्पायर करता है। तो मुझे लगता है आपका कुछ एनर्जी मेरे पास भी आएगा। बिल्कुल हो सकता है, और मैं तो ऐसा मानता हूँ। एक अच्छा इंसान या तो किताबों में लिखता है, तो किताबें पढ़नी चाहिए, और या एक अच्छा इंसान यदि बोलता है तो उसको सुनना चाहिए। आपको नहीं मालूम उनकी बोली हुई कौन सी सलाह आपके दिल में बैठ जाए जो आपको पूरा चेंज कर दे। तो इसके लिए अच्छे लोगों को और अच्छी किताबों को हमेशा अच्छा दोस्त बनाना चाहिए। और बिल्कुल आपसे तो हमारा काफ़ी एक क्लोज अब रिश्ता बन चुका है। ऐसा लग नहीं रहा कि हम 2-3 साल बाद मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पूरा टीम आपसे कनेक्टेड है। आप काफ़ी अच्छे से क्लाइंट को एडवाइस करते हैं, इसके लिए हमेशा हमारी सलाह आप लेते रहते हैं। पूरा टीम वहाँ से बॉम्बे में आपसे कनेक्टेड है। सभी दर्शकों से
गुजारिश रहेगी कि बिल्कुल निवेश के मंत्र को ध्यान रखें, निवेश के कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें, हमेशा अच्छे लोगों से जुड़े रहिए। और ग्वालियर में एम मनी से बेहतर कोई हो नहीं सकता। एम मनी मोतीलाल ओसवाल के बिजनेस पार्टनर है ग्वालियर में। और किशन जी के बारे में बताना चाहता हूँ, मैंने इनसे ज़्यादा जज्बे वाला इंसान नहीं देखा है। थैंक यू। जो हम बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम हम जब मिले थे तो मेरे को एक छोटी सी कार में लेने आए थे और उनको ऐसा फील हो रहा था कि सर के लिए छोटी कार है। तो मैं इनको बताया था कि किशन जी, मैं भी एक छोटे गांव से, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आदमी का कद बड़ा होना चाहिए। और उस दिन मैं उनको बोला कि अगली बार आऊंगा तो बड़ी कार में मिलेंगे। और आज जब मैं आपसे मिला तो सबसे पहला यही सवाल बोला था कि बड़ी कार का वादा किया था और ये बड़ी कार है। तो वो एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं चीजें अचीव करने का जो आप में एक लगन है, वो जरूर हमारे निवेशकों के लिए लाभदायक है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपने कुछ हासिल किया, मैं ये बोलता हूँ कि आप में डेडिकेशन है, आप में डिटर्मिनेशन है, इसको आप प्रूव कर रहे हैं। और ये तभी हो सकती है जब आपने क्लाइंट का भला किया है। तो सभी क्लाइंट से यही निवेशक है कि अच्छे लोगों से कनेक्टेड रहिए। एम मनी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी एडवाइस आप दे रहे हैं। साथ में आपने बताया कि आप क्लाइंट को हमेशा इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा सलाह देते हैं जी। तो बिल्कुल एम मनी से जुड़े, अपने निवेश को और चार चांद लगाइए। तो बिल्कुल एम मनी से जुड़े, अपने निवेश को और चार चांद लगाइए। हम जितना मेहनत आप कर रहे हैं उतना मेहनत आपके पैसे के लिए करेंगे, ताकि आपके सपने पूरे हो सके। आपका निवेश सही तरीके से यदि किया हुआ है तो बिल्कुल आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक लाभदायक सिद्ध होगा। और हम आपसे ये वादा कर सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल की पूरी रिसर्च टीम और एम मनी आपके लिए कंधे से कंधा मिला के आपको निवेश को सिखाने के साथ में निवेश करने के तौर तरीके पे जानकारी आपको हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ग्वालियर की जनता जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे ये प्यार, स्नेह, सम्मान दिया है, उसके लिए मेरे हिसाब से ये धन्यवाद और आभार वर्ड काफ़ी छोटे हो जाते हैं। तो जितना आप मेरे से चाहो, बिल्कुल आप मेरे से जुड़े रहिए, सोशल मीडिया में कनेक्टेड रहिए, एम मनी के थ्रू से कनेक्टेड रहिए। हम बिल्कुल अपने अनुभव को आपको साझा करने के लिए तत्पर रहेंगे और आशा करते हैं कि यही मान, सम्मान, प्यार हमेशा मिलता रहे, ताकि ग्वालियर हमेशा दिल और दिमाग के ऊपरी स्तर पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।